नमस्कार। ज्यादातर गायक या जो अपनी आवाज को दमदार बनाना चाहते हैं वो कई तरीके आजमाते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हम एक खास स्रोत पर गौर कर रहे हैं। एक लेख है जिसका शीर्षक है पेट से गाना सीखने की तकनीक। और ये इशारा करता है कि आवाज की जो असली ताकत है वो शायद गले में नहीं, पेट के इस्तेमाल में। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है ना, पेट से गाना। वही तो लेख का दावा है कि ये तकनीक आवाज को बेहतर बनाती है और उसे थकने से भी बचाती है। बिल्कुल। और ये पेट से गाना वाली बात ना अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देती है। क्या मतलब आवाज पेट से निकल रही है? हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस लेख के आधार पर इस तकनीक को थोड़ा गहराई से समझें। ये है क्या असल में, क्यों जरूरी है, और सबसे जरूरी, इसे सीखा कैसे जा सकता है, क्योंकि अगर ये वाकई इतना असरदार है। हाँ, तो ये किसी के लिए भी बहुत काम की चीज हो सकती है। हाँ। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जब लेखक कहता है पेट से गाओ, तो इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? हाँ, ये अच्छा सवाल है शुरू करने के लिए। देखिए, जैसा आपने कहा, आवाज तो गले से ही आती है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं वहाँ। हाँ। तो पेट से गाना एक तरह से सिंबॉलिक है। अच्छा। लाक्षणिक अभिव्यक्ति। अच्छा। इसका असली मतलब है गाने के लिए सांस लेने और उसे कंट्रोल करने के लिए पेट के ठीक नीचे एक मांसपेशी होती है, डायफ्राम। डायफ्राम, हाँ सुना है। बस उसी का इस्तेमाल करना। तो आसान भाषा में कहें तो ये डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग है, मतलब पेट से सांस लेने की तकनीक जिसे गाने में इस्तेमाल करना है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। हाँ। अच्छा, ये शब्द सुना तो है मैंने, हम्म। योग वगैरह में काफी इस्तेमाल होता है। हाँ बिल्कुल। पर गाने में इसका क्या खास रोल है? ये नॉर्मल सांस लेने से अलग कैसे है? हाँ, काफी अलग है। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खासकर जब टेंशन में होते हैं या ध्यान नहीं देते, तो छाती से सांस लेते हैं, उथली सांसें, शैलो ब्रीदिंग। हाँ, कंधे ऊपर जाते हैं, छाती हिलती है। एग्जैक्टली। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग में हम जानबूझकर गहरी सांस लेते हैं। वो जो डायफ्राम है ना, गुंबद जैसा फेफड़ों के नीचे, हाँ। वो नीचे की तरफ जाता है। इससे पेट थोड़ा बाहर आता है, जैसे गुब्बारा फूलता है ना। अच्छा, ओके। लेख भी यही कहता है कि सांस लेते वक्त पेट बाहर आएगा और छाती वो ज्यादा नहीं हिलेगी, कमोबेश स्थिर रहेगी। तो फोकस इस पर है कि हवा को गले या छाती से नहीं बल्कि डायफ्राम से कंट्रोल करना है। अच्छा, तो ये एक तरह से सचेत कोशिश है डायफ्राम को एक्टिवेट करने की, ताकि सांस गहरी हो और कंट्रोल में रहे। बिल्कुल। अब ये समझ आ रहा है कि ये लेख इसे इतना जरूरी क्यों बता रहा है, पर प्रोफेशनल गायक खास तौर पर इस पर इतना जोर क्यों देते हैं? कैसे सिर्फ आवाज तेज होती है? आवाज का पावरफुल होना एक हिस्सा है, पर सिर्फ वही नहीं। लेख के हिसाब से देखें तो कई और फायदे हैं। जैसे कि डायफ्राम से सांस कंट्रोल करने पर आवाज ज्यादा साफ लगती है, स्पष्ट, सधी हुई। अच्छा। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप गले पर बिना जोर डाले आवाज को बाहर फेंक पाते हैं, प्रोजेक्ट कर पाते हैं। गले पर स्ट्रेन नहीं आता। बिल्कुल। तो आप ऊंचे सुर हो या नीचे, उन्हें ज्यादा देर तक आराम से टिकाए रख सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। नतीजा, आवाज कम थकती है, उसमें एक मजबूती आती है, एक खुलापन। ये बात तो बहुत जरूरी है, खासकर उनके लिए जिन्हें घंटों गाना या बोलना पड़ता है। हाँ। गले को बचाते हुए आवाज बेहतर करना, ये तो कमाल की बात है। चलिए अब प्रैक्टिकल बात पर आते हैं। अगर कोई सीखना चाहे इसे, लेख के हिसाब से शुरू कैसे करें? कोई आसान सी एक्सरसाइज है? हाँ, लेख में एक बहुत ही बेसिक और अच्छी एक्सरसाइज बताई गई है, कोई भी कर सकता है। अच्छा। शुरुआत के लिए या तो सीधे खड़े हो जाएं या कुर्सी पर बैठ जाएं, कमर सीधी रहे बस। ठीक है। शरीर ढीला, कंधे रिलैक्स्ड। फिर एक हाथ अपनी छाती पर रखें। ओके। और दूसरा हाथ पेट पर, नाभि के आसपास। ठीक है, पोस्चर सही, हाथ सही जगह पर। अब नाक से धीरे धीरे गहरी सांस अंदर खींचिए और पूरा ध्यान इस पर रखिए कि जो पेट वाला हाथ है वो बाहर की तरफ जाए, जैसे पेट में हवा भर रही है। हाँ बिल्कुल। और कोशिश करें कि छाती वाला हाथ कम से कम हिले, ना हिले तो और अच्छा। जब सांस पूरी भर जाए तो धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ें और महसूस करें कि पेट अंदर जा रहा है, जैसे गुब्बारे की हवा निकल रही हो। ओके, तो पूरा फोकस पेट की मूवमेंट पर, छाती पर नहीं। एग्जैक्टली। सुनने में तो आसान लग रहा है ये, पर शायद शुरुआत में ध्यान भटकेगा। बिल्कुल भटक सकता है। शुरुआत में अजीब लग सकता है या लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ। मैंने भी जब पहली बार कोशिश की थी तो लगा था कि मैं अभी भी छाती से ही ज्यादा सांस ले रही हूँ।
अच्छा। इसीलिए लेख कहता है कि रोजाना 5-10 मिनट शांति से ये अभ्यास करें। धीरे धीरे डायफ्राम मजबूत होगा और ये सांस लेने का तरीका ज्यादा नेचुरल लगने लगेगा। थोड़ा पेशेंस चाहिए बस। ये सही सुझाव है, रोज थोड़ा अभ्यास। चलिए मान लेते हैं कि कुछ हफ्ते अभ्यास किया और कोई इस डायाफ्राम वाली ब्रीदिंग में थोड़ा सहज हो गया। अब अगला स्टेप क्या है? इस सांस को गाने में कैसे इस्तेमाल करें? लेख में वो जो जैसी आवाज निकालने का जिक्र था और अलंकार सरगम का भी, वो कैसे मदद करते हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी पड़ाव है, सांस की टेक्निक को आवाज से जोड़ना। लेख में वो जो ध्वनि का अभ्यास बताया है, जैसे सांप की फुफकार होती है ना, हाँ हाँ। उसमें क्या करना है, पेट से गहरी सांस लेनी है और फिर उस सांस को एक पतली स्थिर धारा में की आवाज करते हुए धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। अच्छा, ये फुफकार क्यों? इसका क्या मतलब है? इसका क्या लॉजिक है? इसका मकसद है सांस छोड़ने पर कंट्रोल पाना सीखना। जब आप स की आवाज निकालते हैं ना, तो आपको हवा के बहाव को बिल्कुल एक जैसा स्थिर रखना पड़ता है। आप जितनी देर तक ये कर पाते हैं बिना आवाज या हवा के फ्लो में उतार चढ़ाव के, उतना ही बेहतर आपका सांस पर कंट्रोल डेवलप होता है। गाने में यही स्थिर कंट्रोल्ड एयर फ्लो चाहिए होता है ताकि सुर न कांपे। समझ गया। ये एक तरह से सांस की स्टेबिलिटी की एक्सरसाइज है। बिल्कुल। और अलंकार या सरगम का क्या रोल है फिर? जब इस अभ्यास से सांस पर थोड़ा कंट्रोल आने लगे, तो लेख कहता है कि छोटे अलंकार या सरगम गाकर देखें। जैसे सा रे गा। हाँ बिल्कुल, सिंपल पैटर्न। कोशिश ये करनी है कि इन सुरों को गाते समय वही डायफ्राम वाली ब्रीदिंग यूज करें। पेट से सांस लें और फिर एक ही सांस में इन सुरों को साफ साफ स्थिर आवाज में गाने की कोशिश करें। अच्छा। ध्यान दें कि एक सांस में कितने सुर आराम से गा पा रहे हैं, आवाज सधी हुई है या नहीं। लेख में एक और बात पर जोर था कि सांस गले में अटके नहीं बल्कि पेट से पुश हो। ये पेट से पुश वाली बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। कहीं इसका मतलब पेट पर जोर लगाना तो नहीं? हाँ, ये कॉमन गलतफहमी है। पेट से पुश का मतलब ये नहीं कि पेट को सख्त करना है या जोर लगाना है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि आवाज पैदा करने की जो एनर्जी है, उसका सोर्स गला ना हो, वो पेट यानी डायफ्राम और पेट की निचली मांसपेशियां हो। अच्छा। जब आप गाते हैं, खासकर जब सुर ऊंचे जाते हैं, तो आपको महसूस होना चाहिए कि पेट की मसल्स एक्टिव हो रही हैं और वहीं से आवाज को एक सपोर्ट मिल रहा है, सहारा। ये गले को भींचने या दबाने का बिल्कुल उल्टा है। ये एक कंट्रोल्ड, लगातार हवा का फ्लो है जो डायफ्राम से शुरू होता है। ओके, तो ये जोर लगाने वाला पुश नहीं है, ये एक सपोर्ट देने वाला एहसास है। एग्जैक्टली, सपोर्ट। ये जानना जरूरी था, वरना लोग शायद गलत तरीके से पेट पर जोर डालने लगते हैं। हाँ बिल्कुल। अब सुरों की बात करते हैं। क्या ये तकनीक सिर्फ मिडिल रेंज में गाने के लिए है या ऊंचे और नीचे सुरों पर भी इसका असर पड़ता है? लेख में तार सप्तक और मंदिर सप्तक का जिक्र था। ये तकनीक हर तरह के सुरों के लिए बहुत जरूरी है। लेख में भी बताया गया है, ऊंचे सुर मतलब तार सप्तक के जो सुर हैं, हाँ। उनके लिए ज्यादा एयर प्रेशर चाहिए होता है। हाँ। और डायफ्राम पर ज्यादा मजबूत कंट्रोल। अच्छा। आपको पेट की मांसपेशियों को थोड़ा ज्यादा एक्टिव करना पड़ता है ताकि आवाज को वो ऊंचाई मिले, वो शक्ति मिले, बिना चीखे, बिना गला दबाए। हाँ। तो डायफ्राम का सपोर्ट यहाँ बहुत काम आता है। और नीचे के सुरों का मतलब मंद्र सप्तक के लिए? नीचे के सुरों के लिए सिचुएशन थोड़ी अलग है। मंद्र सप्तक में वहां बहुत ज्यादा हवा या प्रेशर नहीं चाहिए। अच्छा। बल्कि ज्यादा हवा या तनाव आवाज को अस्थिर कर सकता है, अनस्टेबल। हाँ। इसलिए नीचे के सुर गाते समय डायफ्राम और पेट को थोड़ा रिलैक्स रखना होता है। हाँ। और हवा का बहाव हल्का सहज बनाए रखना होता है। तो मतलब ये तकनीक असल में सिखाती है कि अलग-अलग सुरों की जरूरत के हिसाब से सांस और पेट की मसल्स का इस्तेमाल कैसे बदलें। हाँ बिल्कुल, ये फाइन कंट्रोल प्रैक्टिस से ही आता है। यानी ये सिर्फ सांस लेना नहीं बल्कि उसे जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करना भी सिखाती है। ये तो काफी गहरी बात हुई। लेख में रोज के अभ्यास के लिए कुछ और सुझाव भी थे, जैसे ओम का जाप और आईने के सामने अभ्यास करना। इनका क्या महत्व है? ये एडिशनल प्रैक्टिस है डायफ्राम के इस्तेमाल को और पक्का करने के लिए। ओम का जाप एक बहुत अच्छा तरीका है। कैसे? जब आप पेट से गहरी सांस लेकर लंबा ओम खींचते हैं और फिर उसे में बदलते हैं, तो आप असल में डायाफ्राम से सांस छोड़ने की प्रक्रिया को लंबा और कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा। कोशिश करनी चाहिए कि ओम की आवाज शुरू से आखिर तक एक जैसी रहे, स्थिर,
गूंजती हुई। ये सांस और आवाज के बैलेंस की अच्छी प्रैक्टिस है। और वो आईने वाली सलाह वो क्यों दी गई है? आईने के सामने प्रैक्टिस करना एक तरह का सेल्फ चेक है। विजुअल फीडबैक मिलता है। ओके। जब आप सांस लेने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आईने में देखकर कंफर्म कर सकते हैं कि पेट सही से बाहर आ रहा है नहीं, छाती और कंधे स्थिर है या नहीं। ये तो है। और गाते समय भी आईना मदद करता है। आप देख सकते हैं कि कहीं आप अनजाने में चेहरा तो नहीं सिकोड़ रहे या गर्दन और कंधों में तनाव तो नहीं ला रहे। सही पोस्चर और रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी गायकी के लिए जरूरी है। आईना इसमें हेल्प कर सकता है। ये तो काफी प्रैक्टिकल टिप्स हैं। हाँ। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें, हाँ। तो पेट से गाना कोई जादू नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस डायफ्राम का इस्तेमाल करके सांस को कंट्रोल करने और उसे गाने में सही ढंग से यूज करने की एक फिजिकल टेक्निक है। हाँ। लेख के मुताबिक इससे आवाज में पावर, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी आती है और गला भी सेफ रहता है। बिल्कुल। और इसे सीखने के लिए सांस की प्रैक्टिस से शुरू करके ध्वनि, अलंकार, सरगम और ओम जाप जैसे अभ्यासों से इसे गाने में उतारना होता है। आपने बिल्कुल सही तरीके से समराइज किया। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगी जो लेख से भी निकल कर आती है। हाँ, बताइए। ये तकनीक सिर्फ गायकों के लिए नहीं है। कोई भी इंसान जो अपनी आवाज का असरदार तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है, जैसे चाहे वो टीचर्स हों, स्पीकर्स हों, एक्टर्स हों या कोई भी जो पब्लिक में बोलता हो, उन सभी को डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग से फायदा हो सकता है। अच्छा। आवाज कम थकती है, ज्यादा असरदार लगती है और जैसे हमने कहा आवाज की हेल्थ भी बेहतर रहती है क्योंकि गले पर फालतू का दबाव कम पड़ता है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब ये सिर्फ गायकी का हुनर नहीं बल्कि आवाज के इस्तेमाल का एक फंडामेंटल और हेल्दी तरीका है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एक विचार शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। हमने देखा कि कैसे ये तकनीक आवाज की क्वालिटी और स्टैमिना को बढ़ाती है, लेकिन क्या इसका असर सिर्फ गाने या बोलने तक ही है? जरा सोचिए, क्या गहरी कंट्रोल में ली गई सांस और एक स्थिर सधी हुई आवाज, इसका असर हमारे रोजमर्रा के कम्युनिकेशन पर, हमारे कॉन्फिडेंस पर भी पड़ सकता है? अच्छा। क्या शांत और कंट्रोल तरीके से सांस लेना और बोलना हमें रोज की स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी ज्यादा स्थिर, ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करा सकता है? इस पर सोचा जा सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे शरीर की एक तकनीक का असर हमारे मन पर, हमारे सोशल इंटरैक्शन पर भी पड़ सकता है। दिलचस्प।